Hello students, how are you? Okay, so let's start with today's science class of class 6. As we have started with methods of separation, in which we have discussed all the types of methods of separation. Either we have to separate solid from liquid, liquid from liquid, liquid from solid. So we have discussed all the methods. But one more thing is there, that is separation of mixture by using more than one method. Like in the all the types of separations we have studied about a single method of separation. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक मेथड को हमने यूज़ करके सेपरेशन टेक्निक को फॉलो किया था, सेपरेशन हमने प्रोसेस को किया था, ठीक है. लेकिन हम लोग एक से ज़्यादा मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें किसी चीज़ को सेपरेट करना है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. As you know, sand is an insoluble solid which do not completely mixed with liquid. So for that, which methods we have used? Sedimentation, decantation and filtration. ये तीनों मेथड हमने डिस्कस किए थे. लेकिन इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, हम इसमें तीनों मेथड को यूज़ करके वाटर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे. कैसे करेंगे? लेट्स सी. So first we will take a mixture of sand and water, in which we will add some sand in water and mix it, dissolves it completely. Then what we will do, we will the first step in this will be sedimentation. So the first step will be sedimentation, in which what we will do, do you remember what was there in sedimentation? क्या किया था हमने? Yes, we kept it for some time and without disturbing it. तो हमने क्या किया, जो हमने मिक्सचर लिया था सैंड और वाटर का, उसको हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया. उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना आपको थोड़ी देर के लिए, मतलब उसको आप हाफ एन आवर के लिए रख सकते हैं. ओके, देन आफ्टर this you will find that there will be a separate layer of water over the surface and a layer of sand at the bottom. This process was called sedimentation. After that what we have done, decantation. Decantation में हमने क्या किया था, जो वाटर की ऊपर लेयर बन गई थी और सैंड की नीचे लेयर बनी थी, उनको हमने सेपरेट करना था, जिसके लिए हमने डिकेंटेशन को फॉलो किया था. और डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, जस्ट एक बीकर से दूसरे बीकर में उसको पोर करते हैं. हम ग्लास रोड का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने ग्लास रोड शो नहीं किया है क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो हेयर वी आर डूइंग डिकेंटेशन इन विच वी आर पोरिंग द अपर लेयर ऑफ वाटर इनटू अनदर बीकर. तो इससे क्या होगा, जो सैंड है वो दूसरे बीकर में रह जाएगी और सिर्फ जो वाटर है, लिक्विड है, वो इस बीकर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब क्या होता है, जो वाटर हमें डिकेंटेशन के बाद मिलता है, तो क्या वो प्योरली मीन्स कम्प्लीटली प्योर वाटर होता है? क्या उसके अंदर सैंड के बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं होता. व्हेन वी जस्ट पोर द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन मेथड, देन द लिक्विड विच विल बी दैट वी विल गेट और वाटर दैट वी विल गेट हैज़ सम इम्प्योरिटीज़ इन इट. मीन्स उसके अंदर अभी भी सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है. तो इस वाटर को हम जैसे बोलते हैं कि ड्रिंकिंग वगैरह पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो अगर हमने इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, दैन व्हाट वी विल डू, वी हैव टू डू फिल्ट्रेशन. हमने यहाँ पे वाटर को पूरी तरह से प्योरीफाई करना है, क्लियर करना है. तो उसके लिए फिर हम डिकेंटेशन के बाद क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, फिल्ट्रेशन. अब हमारे पास ये क्या है, डिकेंटेड वाटर. दिस इज़ कॉल्ड डिकेंटेड वाटर. ठीक है, नाउ दिस डिकेंटेड वाटर और डिकेंट इज़ देन अंडरगो थर्ड स्टेप, दैट इज़ फिल्ट्रेशन. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डिकेंटेड वाटर लिया, उसको हमने फिल्टर पेपर के थ्रू, फनल के थ्रू फिल्ट्रेशन, उसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो फॉलो किया. तो उससे हमने क्या देखा कि जो वाटर के अंदर थोड़े बहुत भी इम्प्योरिटीज़ थी, सैंड पार्टिकल्स थे, वो सारे फिल्टर पेपर में से पास होके जाएंगे और जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स वाटर में रह गए थे डिकेंटेशन के बाद, वो यहाँ पे एज अ रेजिड्यू कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, यू विल फाइंड दैट आफ्टर डिकेंटेशन यू कैन इमेजिन दैट, आपको ऐसा लगेगा कि वाटर जो है वो फ्री हो गया है सैंड से, इम्प्योरिटीज़ से, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड फॉर मेकिंग इट कम्प्लीटली प्योर. So that now we will pour the decanted water into this filter paper and the water will be coming out, only the residue will be left in the form of sand, and this water that we get is the filtrate, and the sand particles which will left over the filter paper is called residue. Is it clear?
So this method can be, so these three methods can be used to completely purify the water, because decantation के लिए तो हमें sedimentation को follow करना ही पड़ेगा, because we have to separate the two mixtures. ठीक है, so this is all about the methods of separation by using separation of mixtures by using more than one method. Let's see the next topic. So next topic is water as a solvent. As you know, first you should know about what is a solvent. Solvent is what? The liquid in which a substance is dissolved. For example, if we are making a solution of water and sugar, अगर हम एक salt solution बना रहे हैं या sugar solution बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक liquid portion लेते हैं और एक solid part लेते हैं. ठीक है, तो जो liquid part होता है किसी भी solution में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है क्योंकि वो एक लिक्विड है. ठीक है, तो वाटर हैज़ अ स्पेशल फीचर दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, मीन्स मैनी थिंग्स कैन डिज़ोल्व इन वाटर. तो ज़्यादातर जितने भी हम सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं. वैसे तो आपको पता है कि दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल वो जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इनसॉल्यूबल वो जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं. ठीक है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, अल्कोहल है, तो ये सब चीज़ें वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Now we have a activity in your book, activity 8, to show that water can dissolve a substance but up to a certain limit. इसका क्या मतलब है कि अगर हम वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करता ही रहता है, कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि जिस पॉइंट पे आके कोई भी चीज़ वाटर के अंदर डिज़ोल्व होनी बंद हो जाए. येस, इट इज़ देयर. So for that what we will do, we will take a fixed amount of water. Like say for example, अगर आप इसको घर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक ग्लास वाटर ले लेना है, या अगर हम एक क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं तो आपने 1 लीटर वाटर ले लेना है. ठीक है, मेक इट हाफ. ठीक है, मीन्स कोई भी आप क्वांटिटी एक स्पेसिफिक ले सकते हैं. देन what we will do, we will add a teaspoon of salt in it. 1 स्पून आप उसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे. आपने 1 ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर आपने 1 स्पून सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया और उसको मिक्स कर दिया. ठीक है, लेकिन आपने उस वाटर को हीट भी नहीं करना है, ना ही कूल करना है, बस उसी टेम्परेचर पे आपको रखना है. मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स होना चाहिए. ठीक है, देन व्हाट यू विल डू, आफ्टर डिज़ोल्विंग 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट यू विल ऐड 1 मोर. उसके बाद आपने 1 और चम्मच उसमें सॉल्ट ऐड किया, फिर से उसको मिक्स किया, डिज़ोल्व किया, वो डिज़ोल्व हो जाएगा. फिर आपने 1 और स्पून ऐड किया. इस तरह से आपने 1 बाय 1 1 स्पून ऐड करते जाना है. तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि एक पॉइंट ना आ जाए जहाँ पे सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा. येस, इट इज़ देयर कि अ पॉइंट विल रीच वेयर द सॉल्ट विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, कि अगर आप उस वाटर को हीट नहीं कर रहे हैं तब तक उसके अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट. दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट. तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमेशा एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसमें कोई भी जो भी हम सॉलिड सब्सटेंस उसमें ऐड कर रहे हैं उसको मिक्स करने के लिए, दैट इज़ नॉट एनी मोर डिज़ोल्व्ड इन वाटर. ओके, सो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट एंड दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. से फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्लास वाटर लिया और उसके अंदर आपने 4 टेबल स्पून्स जो हैं, टीस्पून्स जो हैं वो सॉल्ट के ऐड कर दिए. उसके बाद जब आपने 5th ऐड किया तो वो डिज़ोल्व नहीं हुआ. तो इसका मतलब जो वो सोल्यूशन बन चुका है वो क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है. मीन्स उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जहाँ पे हम उसको बिना हीट किए और सॉल्ट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा क्यों होता है, वैसे तो ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपके माइंड में क्यूरोसिटी होगी कि ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से और सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो पाता. बिकॉज यू नो दैट वाटर क्या है, एक लिक्विड है. ठीक है, और आपको 5th क्लास में याद होगा कि आपने स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, सॉलिड के कैसे अरेंज होते हैं. तो लिक्विड में क्या होता है, एटम्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, नॉट वेरी फार बट फार अवे. ठीक है, इस तरह से.
जबकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप किसी भी सॉलिड चीज़ को लाइक सॉल्ट को आप वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं इसके बीच बीच में स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो जो डार्क वाले हैं वो सॉल्ट के हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो स्पेस पूरी तरह से जब तक कवर नहीं होगा सॉल्ट पार्टिकल से तब तक उसके अंदर सॉल्ट ऐड होता जाएगा। जैसे ही ये पूरा जो बीच का गैप था वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा सॉल्ट से, तो क्या होगा, उससे फिर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें सॉल्ट और डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि हीटिंग से और डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि हीटिंग क्या करती है, इन पार्टिकल्स के बीच में गैप बना देती है, दूर दूर कर देती है, जिससे थोड़ा सा और उसके अंदर स्पेस बन जाता है कि सॉल्ट और ऐड हो जाएगा। लेकिन हीटिंग का मतलब ये नहीं है कि हीटिंग के बाद भी हम बहुत सारा सॉल्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ तक हीटिंग करने से भी सॉल्ट ऐड होगा, उसके बाद वो भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो इज़ इट क्लियर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute or solid substance can be added at a specific temperature. So this is the saturated solution. Let's see the next topic. So let's see the next topic, that is solution. So solution is what? It is made up of solute and solvent. Means solute and solvent when mixed together they will form the solution. Now what is a solute? Solute is actually the solid part, the solid substance that is dissolved in the liquid part. Means अगर हम किसी solution की बात कर रहे हैं तो वो कैसे बनता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड पोर्शन को मिक्स करके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा, हाँ, येस, सो इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ अ सॉलिड पार्ट दैट इज़ सॉल्यूट एंड अ लिक्विड पार्ट दैट इज़ सॉल्वेंट, ओके। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, अगर आपने अलग से सॉल्ट लिया, अलग से वाटर लिया है, तो सॉल्ट इज़ अ सॉल्यूट एंड सॉल्ट इज इटसेल्फ हैज़ इट्स प्रॉपर्टी एंड वाटर इटसेल्फ हैज़ इट्स प्रॉपर्टी। अभी हम उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम उसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे देन सॉल्ट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल एक्ट एज अ वाटर, ठीक है, सॉरी, वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्लियर है? तो किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे अगर आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें सॉल्ट क्या, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉलिड पार्ट सॉल्यूट होता है और लिक्विड पार्ट सॉल्वेंट होता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस कैन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मीन्स एक सब्सटेंस किसी भी लिक्विड में या वाटर में कितने एक्सटेंट तक, कितने मीन्स क्वांटिटी तक उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, उसको हम उसके क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। इससे पहले जो हमने टर्म पढ़ी थी वो थी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। मीन्स वो चीज़ें जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल, और जो मिक्स नहीं होती हैं दे आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। लेकिन यहाँ पे क्या टर्म है, सॉल्युबिलिटी। मीन्स कोई भी सब्सटेंस किसी भी लिक्विड में कितने एक्सटेंट तक, कितनी क्वांटिटी तक उसमें डिज़ोल्व हो रहा है, वो उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जो जितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, जैसे आप घर पे नॉर्मली अगर शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया और उसमें 1 स्पून शुगर डाल दिया और उसको डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया। अगर आप उसको डिज़ोल्व नहीं करेंगे तो क्या शुगर अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी? नहीं, जब तक आप उसको स्टर नहीं करेंगे तब तक शुगर उसके अंदर ही रहेगी, नीचे बैठ जाएगी, धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस से डिज़ोल्व होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसको स्टर करते हैं तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप और जल्दी उसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वाटर को गर्म कर लेते हैं। गर्म पानी में शुगर जल्दी डिज़ोल्व होती है एज़ कम्पेयर टू cold water. So it means that with increase in temperature the solubility of a substance can be increased, ठीक है। ये तो बहुत जनरल सा एग्जांपल था जो कि आप घर पे रूटीन में भी यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो हम देखेंगे, एक्टिविटी 9। So to prepare a saturated sugar solution and to see the effect of temperature on solubility. Saturated sugar solution का मतलब क्या है, मीन्स
हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक अमाउंट लिया वाटर का, लाइक 1 ग्लास हमने वाटर लिया एंड वी ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर इन दैट, ठीक है. Then we will stir it, it will mix into the water. Then we add more and more tablespoons of sugar and the stage will come when the sugar will not dissolve in water. तो आपने तब तक ऐड करते जाना है तब तक जब तक शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है. अब जो वो स्टेज आ जाएगी जहाँ पे शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट. यस, सो दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा और ज़्यादा शुगर उसमें वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन. अब हमने क्या करना है, एक सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन ले लेना है. ठीक है, सैचुरेटेड मतलब अब हमने इसके अंदर 1 स्पून शुगर ऐड करके देखा और हमने देखा कि शुगर डिज़ोल्व नहीं हुआ. तो क्या करेगा, शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो नीचे उसके बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. Then what we will do, we will take it as such and then he will heat it on the burner on a flame. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन को फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे. ठीक है, आफ्टर हीटिंग you will find that after some time the sugar that was collected at the bottom will be dissolved. तो जो शुगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नीचे बॉटम पे इकट्ठी हो गई थी वो यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगी. विच मीन्स दैट हीटिंग से क्या हुआ, जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया. अनसैचुरेटेड मीन्स दैट सॉल्यूशन इन विच बाय व्हेन वी ऐड द सॉल्यूट टू इट विल डिज़ोल्व द सॉल्यूट. ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट हुआ, ऑन हीटिंग. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. लेकिन अगर हम उसको हीट कर देते हैं तो वो पार्टिकल्स थोड़े और दूर हो जाते हैं, जिससे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई ऑन हीटिंग द शुगर दैट वाज नॉट डिज़ोल्व्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल नाउ गेट डिज़ोल्व्ड इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. वाई इज़ दैट सो, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन अगर आप इसको फिर से ठंडा होने के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पे शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे फिर इकट्ठे हो गए हैं. वाइट वाइट से आपको नीचे दिखाई देगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही कूलिंग हुई फिर से ये जो शुगर था जो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा था वो फिर से नीचे बैठ जाएगा. मीन्स अनसैचुरेटेड ऑन कूलिंग इट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इससे हमें पता चला कि टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है, कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है. ठीक है, सो एंड ऑन कूलिंग इट्स सॉल्युबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड. तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और जनरली जैसे आपने देखा भी होगा जो शुगर क्रिस्टल्स बनाते हैं, शुगर के आते हैं ना क्यूब्स टाइप के, तो वो भी इसी तरह से ही ऑब्टेन करते हैं कि जब हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है. फिर हम उसको ठंडा कर देते हैं जिससे शुगर जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाती है. ठीक है, तो इसी मेथड से जो शुगर जो है, चीनी जो है वो बनाई जाती है क्यूब्स की फॉर्म में या छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में. ठीक है, सो दिस इज़ द activity 9 given in your book. And is it clear, soluble and solubility are two different things. Solubility means उसकी ability कि वो कितना वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है उसको हम बोलते हैं solubility. So let's take up the next topic. So let's now see the solubility of gases in water. As we know that solids are soluble in water, liquids are miscible in water. Similarly, gases can also be mixed in water. Like we have discussed in previous chapter कि जो gases होती हैं वो भी water के अंदर mix हो सकती हैं. Like for example, oxygen, और कौन से example थे, carbon dioxide and nitrogen. So these are the gases which can dissolve in water. एंड ऑक्सीजन इज़ यू नो दैट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, लाइक फिशेज़, एम्फीबियंस, ठीक है, फ्रॉग्स वगैरह. तो जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं वो कैसे ज़िंदा रहते हैं. ठीक है, दे टेक डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है डिज़ोल्व फॉर्म में और वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू survive in water. ठीक है, they cannot take water oxygen present in the air, they can take only dissolved oxygen.
नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जैसे हमने अभी सॉलिड का पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। गैसेस के केस में उल्टा होता है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज़ डिक्रीज्ड एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो अगर हमने उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊँगी। तो दैट इज़ वाई लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे समर्स के टाइम पे आपने देखा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेज़ वगैरह, अपने आप से डेड हो जाती हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है उनकी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज in the summers when the temperature increases, the water dissolved, the oxygen dissolved in water, the solubility will reduced, ठीक है। तो समर्स के टाइम पे जब ऑक्सीजन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। That is the example of the increase in temperature will decrease the solubility of gases. उसी तरह से अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेशर का एग्जांपल। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आप, तो व्हाट डू वी हैव व्हेन यू जस्ट ओपन अप द कोल्ड ड्रिंक, देन अ वेरी हाई प्रेशर द गैस कम्स आउट फ्रॉम द cold drink. What does that gas? That gas is actually what? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हाई प्रेशर के साथ उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैसेस के केस में टेम्परेचर से ज़्यादा प्रेशर का रोल होता है, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे तो गैसेस जो हैं वो वाटर के अंदर ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगी। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के टाइम पे, कार्बन डाइऑक्साइड ताकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स रहे, सॉल्यूबल रहे, उसको हाई प्रेशर से बंद कर दिया जाता है बॉटल को, सो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन रिटेन इन द वाटर और द लिक्विड, ओके। सो व्हेन यू जस्ट ओपन इट द गैस कम्स आउट इज़ एक्चुअली व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करके हम गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके। एंड नाइट्रोजन ऑल्सो, नाइट्रोजन भी एक वेस्ट की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। नॉट नाइट्रोजन, सॉरी, इट्स अमोनिया, okay. So ammonia is also a kind of gas which dissolves in water. So this is all about the solubility, and with this we are finished with the chapter 2. Now we will discuss the concept map so that you can know about the overall summary of the chapter. Then I will send you question answers so that you can write on your notebook. Thank you.